हेलो एवरीवन, सो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द कैट 2023 स्लॉट 1। 3-4 सवाल और करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन करे थे, तो छोटे छोटे वीडियोस बना के हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सॉल्यूशंस एंजॉय करने हैं। तो अनिल एक व्यक्ति है जिसने 22,000 रुपये लगाए हैं 6 साल के लिए। 4% ब्याज है सालाना, लेकिन हाफ ईयरली उसको मिल रहा है। सुनील ने सेम स्कीम में पैसा लगाया 5 साल के लिए, उसके बाद 1 साल के लिए पैसा लगाया है सिंपल इंटरेस्ट 10% पे। तो दोनों को 6 साल बाद सेम अमाउंट मिला। तो आपसे पूछा है कि सुनील ने कितना पैसा लगाया इनिशियली। अब यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P/1 + RE/100 की पावर T। ठीक है, तो RE क्या है यहाँ पे? इफेक्टिव रेट। क्या है? इफेक्टिव रेट। और T यहाँ पे टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड। तो RE का मतलब क्या है कि जब आप सालाना पैसा लगाते हैं तो R आपका सेम मिलेगा 10% 12%। लेकिन यदि आप हाफ ईयरली में लगाएंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि 6-6 महीने में आपको ब्याज मिलने लगेगा। वहीं हम क्वार्टरली की बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 1/4, तो टाइम पीरियड आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल में एक क्वार्टर में 4 मतलब एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। इस बात को आपको समझने का कोशिश करना पड़ेगा। आई थिंक ये आपने पढ़ा भी होगा। तो यदि मैं बात करता हूँ कि अमाउंट रिसीव्ड बाय अनिल 6 सालों में, ठीक है, उसने 6 सालों में, तो 6 सालों में कितने हाफ ईयर बनेंगे? 12 हाफ ईयर बनेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 साल के हिसाब से यदि हम 4% को देखेंगे तो 2% रह जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने में 2% मिलेगा आपको। सो दिस विल बी द 22,000 उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया है, तो 1 + 2/100 एंड यहाँ पे आपको 12 दैट इज 12 क्या है? हाफ ईयरली है। 12 हाफ ईयर्स है टाइम पीरियड। ठीक है, 6 साल में। तो ये समझ में आ गया। अगर हम सुनील की बात कर देंगे, सुनील ने क्या किया है? सेम स्कीम में पैसा लगाया, मुझे नहीं पता कितना लगाया, तो मान लेते हैं P पैसा लगाया है। तो 1 + 2/100, तो 5 साल में 10 हाफ ईयर तो इसके भी बन जाएंगे। उसके बाद अगले 1 साल तक इसने 10% ब्याज पे सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इस अमाउंट को 10% के साथ जोड़ेंगे तो उसको 110% मिलेगा। आप यह बोल सकते हैं कि अगले बार भाई 5 साल तक का ये पैसा हो गया, उसके बाद आपको 110% ऑफ दिस अमाउंट मिलेगा, मतलब 11/10 मिलेगा। भाई मान लें आपने 100 रुपये लगाए और आपको 10% का ब्याज मिल रहा है, तो आपको मिलेंगे कितने? 110 रुपये। तो हम ये बोल सकते हैं आपका ये वाला जो अमाउंट है वो 1.1 टाइम्स है। इसका मतलब यही बात हुई। अब ये दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है, तो इसका मतलब 22,000 1 + 2/100 की पावर 12 इक्वल्स टू P × 1 + 2/100 की पावर 10 × 11/10। तो यहाँ से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 22,000 और ये हो जाएगा 51/50 इंटू 51/50। ठीक है, इक्वल्स टू P × 11/10। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 को मार दिया और 5 से 44। ठीक है, 5 से 44 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 चौके 44, तो 51 × 51 × 8। ठीक है, तो अगर हम 51 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आई थिंक 2601। तो 51 का स्क्वायर यदि हम करते हैं, 51 का स्क्वायर तो 1 5 दूनी 10, 5 1 5 दूनी 10, तो 2601। तो 2601 × 8, सो दिस विल बी 08 एंड 26 चौका 208। तो ये 20,808 रुपये इसने सुनील ने लगाए हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा सकता था, बट आपको कैलकुलेशन इजी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था एंड हो सकता था बिल्कुल। अरविंद स्टार्ट फ्रॉम टाउन A टू टाउन B एंड सुरभि फ्रॉम B to A। ठीक है, तो अरविंद स्टार्ट करता है, अरविंद A से B की तरफ और B से A की तरफ। एट द सेम टाइम अलॉन्ग द सेम रूट आफ्टर मीटिंग, भाई मान लें कहीं ना कहीं मिलेंगे। एंड अरविंद टेक 6 आवर टू रीच द टाउन B, तो अरविंद को यहाँ से 6 घंटे लग रहे हैं। एंड सुरभि टेक 24 आवर्स, तो सुरभि को यहाँ से यहाँ तक आने में 24 घंटे लगे। ठीक है, अरविंद की रफ्तार 54 है। भाई अरविंद की जो स्पीड है वो 54 है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है 54 kmph। तो आपको A और B का डिस्टेंस निकालना है। अब यदि मैं आपको बात बताऊं कि यदि दो पर्सन एक ही टाइम से स्टार्ट करते हैं और मिलने के बाद ये T1 टाइम लेता है और यहाँ तक जाने में T2 लेता है, सेम टाइम से स्टार्ट किया है तो दोनों ने TT घंटे मिलने के लिए भी लिए होंगे। तो अगर हमको टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है कभी भी, अगर वो सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ
दैट इज़ जो आपका दूर जाने का टाइम है T1 इंटू T2। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते तो 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 144 का रूट करेंगे तो 12 घंटे। इसका मतलब दोनों ने मिलने से पहले 12-12 घंटे की जर्नी करी है। अब तो बड़ा आसान हो गया भाई, अरविंद को यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे लगे हैं और यहाँ से यहाँ तक अरविंद को 6 घंटे। इसका मतलब अरविंद ने टोटल कितना ट्रैवल किया है भाई, अरविंद ने टोटल किया है 18 घंटे और उसकी रफ्तार कितनी रही है 54। बात समझ में आ गई होगी आपको भाई, अरविंद ने 12 घंटे तो यहाँ पे लिए हैं और 6 घंटे उसने यहाँ पे लिए हैं। तो इसका मतलब मिलने से पहले 12 घंटे और उसके बाद 6 घंटे हो तो टोटल 18 घंटे की जर्नी। तो 54 इंटू 18, तो 54 इंटू 20 माइनस 2 कर सकते हैं तो 1080 माइनस 108, तो ये हो जाएगा आपके पास 72 और ये हो जाएगा 900। तो 972 किलोमीटर इस सवाल का सही उत्तर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और पहले ही राउंड में ये क्वेश्चन हो सकता था बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन था। गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस सच दैट शी मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% ए पे और लॉस करती है 10% बी पे। मतलब ए और बी, इस पे प्रॉफिट हो रहा है 10% और इस पे लॉस हो रहा है 20%, इस पे लॉस हो रहा है 10%। तो इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब 20% होता है 1/5। तो 5 रुपये की चीज़ को 6 पे बेचेगी, ये CP है ये SP है। इस पे 10% का नुकसान हो गया 1/10, तो 10 रुपये की चीज़ को 9 पे बेचेगी। अभी बोलता है सेम SP करना है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो CP हो जाएगा, A का CP हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20 और सेलिंग प्राइस दोनों का 18 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया, सच दैट उसने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट द इक्वल प्राइस एंड बी पर अब उसको 10% का फ़ायदा करना है। इसका मतलब अगर हम न्यू SP निकालेंगे, न्यू सेलिंग प्राइस, इस पर 10% का आपको प्रॉफिट करना है। इसका मतलब ये 22 पे बेचेगा। तो अगर ये 22 पे बेचेगा तो इसके लिए भी सेम सेलिंग प्राइस मतलब 22 ही रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, सेम प्राइस पे बेचेगा तो अब इसके लिए 22 रुपये हो जाएगा। देन द प्रॉफिट मेड ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी दी नियरेस्ट टू। अब इसको ए पर कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यदि हम एक ही प्रॉफिट की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 15 आएगा यहाँ पर 15, ठीक है। तो 15 रुपये की चीज़ को अब ये 22 में बेच रहा है तो 7 का फ़ायदा हो रहा है भाई। 15 रुपये की चीज़ को 22 में बेच रहा है तो 7 का फ़ायदा ओवर द 15 इंटू 100। तो 5 दिया 15 और 5 से 20, 140/3, तो करीब करीब 46.66 और इट कैन बी इक्वल टू, अगर हम इस ऑप्शन की बात करते हैं तो 47% इस सवाल का नियरेस्ट ऑप्शन दे रखा था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, डुएबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हम ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का था। इस क्वेश्चन में भी आपके लिए अच्छी खासी लर्निंग थी कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया PAC। ये वैल्यू 5 दे रखी है और ये वैल्यू बच्चों 12 दे रखी है, ठीक है। P और Q 2 पॉइंट है BC पर, तो मान लेते हैं P और Q, ठीक है। तो ये P है, ये Q पॉइंट है R एंड BC सच दैट द एरिया ABP, तो ABP का एरिया, ABQ का एरिया और ABC का एरिया ये AP में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि 3 नंबर ABC AP में है तो जो बीच वाला नंबर है वो A + C का आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो हो सकता है ये ऑर्डर सही भी हो सकता है ये ऑर्डर ना भी हो, बट हमको AP वाली बात को पकड़ के रखना है। तो यदि हम आगे चलते हैं इसमें, और ये भी बोलता है कि एरिया ऑफ द ABC 1.5, तो एरिया ऑफ ABC जो है वो 1.5 टाइम्स है एरिया किसके, ABP के, ठीक है, ABP। तो एरिया ऑफ ABC तो मैं निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है 12 और हाइट है 5 और ये 3/2 हो जाएगा ABP का। यहाँ से ABP का एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 12 तो 30 = 3/2 एरिया ABP। तो ABP का एरिया हो जाएगा आपके पास दैट इज़ 20, ठीक है। अब एक बात बताऊँ भाई, आपके पास इसका एरिया कितना हो गया, अब हमको AP वाली बात का ध्यान रखना है। इसका एरिया हो गया 20 और इसका एरिया कितना है 30। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एरिया यदि हम देखना चाहेंगे तो ये 25 हो सकता है। कितना हो सकता है 25। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 20 हो गई ABP, और ये टोटल यदि 25 है तो ये 5 हो गई, और ये टोटल 30 है तो ये भी 5 हो गई, ठीक है। 20 5 5। सो आपसे पूछा लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की लेंथ पूछी है, ठीक है।
तो एक और बात आपको यहाँ पे डायरेक्टली पता होना चाहिए कि यदि हम किसी CVM से एरिया डिवाइड करते हैं तो जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया डिवाइड होता है। मतलब अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1 और A2 का एरिया वही होगा जो इनकी बेस का रेशो है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम PQ निकाल सकते थे बड़े प्यार से। तो अगर हम देखेंगे इनका जो एरिया रेशो है दैट इज़ 4:1:1, क्योंकि भाई 5 चौके 20, 5 का 5, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो 6 यूनिट की वैल्यू है वो 12 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला PQ, तो PQ कितना था? दैट इज़ 1 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो मेरे हिसाब से बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस तो नहीं थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और भी क्वेश्चंस की। टिल देन यू कैन एंजॉय द सॉल्यूशंस और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस ऑफ स्लॉट 1, उसके बाद स्लॉट 2, फिर स्लॉट 3, और फिर ये पूरा का पूरा पेपर आपको आई थिंक ईजी लगने लगेगा। या जो सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ, यू विल बी एंजॉइंग द सॉल्यूशंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।